नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का आज के वास्तुशास्त्र के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र क्या है और उसका उद्भव कहाँ हुआ? तो वास्तुशास्त्र भारत की अति प्राचीन स्थापत्य कला है, जिसे ज्योतिष की एक शाखा माना गया है और भारतीयों को ये कला यानी स्थापत्य कला विरासत में मिली हुई है। तो हमें भारतीय होने का गर्व अनुभव करना चाहिए। इसका उद्भव कहाँ हुआ? तो इसके उद्भव के पीछे बहुत सारी ऐसी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं। हम उस कहानियों का जिक्र न करके हम हमारे मुख्य विषय पर चलते हैं कि वास्तुशास्त्र क्यों जरूरी है, हमें जीवन में उससे क्या फायदे होते हैं, हमें क्या नुकसान होता है, यानी वास्तु आवश्यक है हमारे जीवन के अंदर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं। लोग ऐसे समझते हैं कि वास्तुशास्त्र यानी धन संपत्ति आदि मिलने का एक स्रोत, यानी हमने ये वास्तु को अपनाया, वास्तु किया तो हमें ये धन संपत्ति प्राप्त होगी। तो एक ध्यान रखिए कि वास्तु कभी धन संपत्ति नहीं देता है, वास्तु सिर्फ मन की शांति देता है। और मनुष्य को वास्तु का निर्माण साइंस यानी विज्ञान को ध्यान में रख के करना चाहिए। हमें किस तरह विज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए? तो सर्वप्रथम ये जाने कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य मोटो क्या है। तो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति आप तभी कर पाओगे जब आपके वास्तु की रचना साइंटिफिकली हुई होगी, यानी वैज्ञानिक तरीके से हुई होगी। अगर मैं समझो समुद्र के किनारे रहता हूं और मेरा वेस्ट पोर्शन ओपन है, ज्यादातर देखो बंबई में वेस्ट फेसिंग फेस लेना चाहते हैं। क्यों वेस्ट ओपन फ्लैट लेना चाहते हैं? क्योंकि वेस्ट से काफी अच्छी हवा आती है, इसके लिए वेस्ट ओपन फेस फ्लैट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, वास्तु स्थापत्य कला एक ऐसी कला है जिसमें आपको भौतिक और खगोलिक चीजों को ध्यान में रखकर आपके वास्तु का निर्माण करना चाहिए। अगर आप उस चीज को ध्यान में रखे बिना आप वास्तु का निर्माण करते हो तो हो सकता है कि आपको वास्तु के अंदर काफी तकलीफें भुगतनी पड़ेगी या आपको काफी तकलीफें भुगतनी पड़ेगी। हमारे जीवन के अंदर 70 से 80% तकलीफें हमें हमारे वास्तु से मिलती है, परंतु हमें यह पता नहीं चलता है कि ऐसी तकलीफें हमें क्यों मिलती है। वास्तु, हमारे घर का वास्तु, हर जोन यानी हर जो हमारे घर की दिशा है वो किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। अभी बुजुर्ग व्यक्ति है, एकदम बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा जुड़ी हुई है। अगर लेडी है, यंग लेडी है तो उसके लिए साउथ ईस्ट है। अगर बच्चे हैं तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा जुड़ी हुई है। तो मनुष्य का मुख्य हेतु यानी मुख्य ध्येय है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मेरे घर की रचना वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूं, लोगों को एक भय रहता है कि मेरा वास्तु सही नहीं है, मैं ये वास्तु को सही करवा लूं।
आप वास्तुशास्त्री को कंसल्ट करते हैं, किसी को भी कंसल्ट करते होगे, और वो आपको कहेंगे कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आप सोचोगे कि ये करने के बाद भी मुझे फायदे नहीं हुए। तो उसकी वजह मैं आपको एक बता देता हूं। वास्तु आपके जीवन में कितना असर करता है? तो वास्तु आपके जीवन में सिर्फ 50% असर करता है, ओनली 50%। अगर आपकी जन्म कुंडली बहुत ही अच्छी है, आपके सभी ग्रह बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपका वास्तु कितना भी खराब होगा, आपको जरा भी असर नहीं करेगा। एक ये बात को आप मन में ठान के चलना। और आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, आपको यदि कोई भी तकलीफ नहीं है, तो वास्तु की छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि वास्तु की छेड़छाड़ करोगे तो उसका फल भी बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। तो एक ध्यान रखिए कि वास्तु हमें जीवन के अंदर सिर्फ 50% फल देता है, और 50% हमारी कुंडली के ऊपर डिपेंड है। यदि हमारी कुंडली के अंदर सभी शुभ ग्रह बैठे हैं, तो हमारा वास्तु दूषित होगा, तो हमें वो जरा भी तकलीफ नहीं देगा, हमें वो जरा भी तकलीफ नहीं देगा। परंतु अगर गोचर के ग्रहों के ब्रह्मांड यानी ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट के कारण मेरे कुछ ग्रह अशुभ होते हैं, उस अशुभ ग्रहों की वजह से मुझे कोई तकलीफ आती है, तब जाके मैं मेरे वास्तु को चेक करूंगा और उससे रिलेटेड मैं रेमेडीज करूंगा। यहाँ पे मैं एक आपको बहुत ही अच्छी एग्जांपल दे देता हूं रेमेडीज की। अगर मेरी पूर्व दिशा ब्लॉक है, मेरा ईस्ट डायरेक्शन पूरा ब्लॉक है, तो आपको कोई सजेशन देगा, या तो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे और आप सुनेंगे कि भाई आपका ईस्ट डायरेक्शन पूरा ब्लॉक है, तो आप बड़ा तांबे का सूरज लगा दीजिए, या तो सूर्य का बड़ा फोटो लगा दीजिए, या तो आप उधर लेमन कलर कर दीजिए। ऐसे कुछ आपको अनगणित रेमेडीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, एक जन ने तो ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है कि आप इस डायरेक्शन आपका पूरा बंद है तो बड़ा हेलोजन लैंप लगा दीजिए, ताकि आपको फुल प्रकाश मिलेगा। मुझे ये जानना है कि सूर्य से मुझे क्या मिलता है। तो सूर्य से मुझे विटामिन डी मिलता है, सूर्य से मुझे विटामिन डी मिलता है। यदि ये विटामिन डी मुझे प्राप्त करना है, तो मेरे घर के अंदर सूर्य के किरणें आनी चाहिए और मेरे पे शरीर के ऊपर वो किरणें गिरनी चाहिए। अगर ये किरणें मेरे शरीर के ऊपर नहीं गिरती है, तो मुझे विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो मैंने लेमन कलर किया तो विटामिन डी मिलेगा, तांबे का सूर्य लगा दिया तो विटामिन डी मिलेगा, हेलोजन लैंप लगा दिया तो विटामिन डी मिलेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास सप्लीमेंट विटामिन डी की गोलियां लिखवानी पड़ेगी, या तो मुझे सुबह मॉर्निंग के प्रकाश में नीचू जाकर सुबह के धूप में मुझे घूमना पड़ेगा। ये रेमेडीज है। तो यहाँ पे देखो, रेमेडीज किस तरह करनी चाहिए, बहुत ही सोच समझकर रेमेडीज करनी चाहिए कि भाई मुझे जो चीज चाहिए वो किस तरह मिल रही है। वास्तुशास्त्र यानी ज्योतिष, अपने ये जो कोई भी ग्रंथ है, कोई भी ग्रंथों के अंदर ऐसी कोई रेमेडीज का जिक्र यानी उल्लेख नहीं किया गया है कि ये रेमेडीज करो तो आपको ये फायदा होगा। हमारा जो शरीर है किस चीज से बना हुआ है? तो हमारा जो ये शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व कौन से हैं? तो क्या हमारा शरीर बना हुआ है अग्नि, सॉरी, हमारा शरीर बना हुआ है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ऐसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये तत्व का उद्भव किस तरह हुआ, इसे हमें जानना नहीं है। परंतु ये तत्व की जो श्रेणी है यानी क्रमांक है, वो किस क्रमांक में आते हैं? तो सबसे पहला कौन सा तत्व उद्भव हुआ, यानी अस्तित्व में सबसे पहला कौन सा तत्व आया? तो सबसे पहला आकाश तत्व आया। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व का निर्माण हुआ, वायु तत्व आया। उसके बाद अग्नि तत्व आया, उसके बाद जल तत्व, और उसके बाद पृथ्वी तत्व। इस क्रमांक में तत्वों का निर्माण हुआ, और ये तत्व का आधिपत्य इस पृथ्वी लोक पर आया। करीब करीब कुछ 8 अरब
64 करोड़ साल पहले ये सृष्टि की रचना हुई। और उस समय पे कुछ सूर्यमंडल के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था ये सालों के पहले। और ये विस्फोट के कारण ये तत्व, ये ग्रह, ये ब्रह्मांड, ये सभी अस्तित्व में आए। तो ये तत्व हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिस वास्तु में रहते हैं, वो वास्तु के तत्व, वो वास्तु के तत्व यानी एलिमेंट्स आपके बॉडी के एलिमेंट के साथ अगर मैच हो रहे हैं तो वो वास्तु आपके लिए अति उत्तम होगा। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो वो वास्तु आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी वास्तु में एंटर होते हो और आप समझो दो जन एंटर हो रहे हैं, दो जन एंटर हो रहे हैं, उसमें से एक को पॉजिटिविटी फील हो रही है और एक को नेगेटिविटी फील हो रही है। तो जिसको पॉजिटिविटी फील हो रही है उसके लिए वो वास्तु उत्तम है, और जिसको नेगेटिविटी फील हो रही है उसके लिए वो वास्तु अच्छा नहीं माना जाएगा। तो एक ध्यान रखिए, वास्तु और हमारा शरीर दोनों एक सरीखे हैं। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है और ये वास्तु भी ये पांच तत्व से बना हुआ है। अगर ये पांच तत्व में कोई भी गड़बड़ हुई तो हमें तकलीफ होती है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर समझो हमें वायु तत्व का प्रकोप बढ़ गया, तो वायु तत्व का प्रकोप बढ़ने से हमारे जॉइंट्स पेन्स वगैरह होने लगेंगे। उसी तरह हमारे वास्तु के अंदर ये वायु तत्व का प्रकोप बढ़ गया तो उसी उसी प्रकोप के कारण मनुष्य को भी वो तकलीफें होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे वास्तु के अंदर ये तत्वों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ये तत्व हमें इस सृष्टि के अंदर किस तरह प्राप्त होते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, तो यहां पे एक बात ध्यान रखिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो ये पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर हम बहुत सारी ऐसी एनर्जी इस प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो ये प्रकृति से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी बहुत ही मुख्य, बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के अंदर जैसे जैसे फ्लोर ऊपर बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से उस बिल्डिंग के भाव मीन्स उस फ्लैट के भाव बढ़ते जाते हैं। पहले माले पे 25,000 होगा तो दूसरे माले पे 26, तीसरे माले पे 27। तो यहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जमीन से एकदम ऊपर की ओर जा रहे हैं। यानी जो धरती का गुरुत्वाकर्षण की जो एनर्जी है वो हमें नहीं मिल रही है, वो हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि सृष्टि के अंदर से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो एनर्जी हमें इक्वल मात्रा में मिलनी चाहिए। अगर वो इक्वल मात्रा में नहीं मिलती है तो हमें तकलीफें होती है। जैसे हम कहे कि ब्रह्मांड से, हम देखो ब्रह्मांड से कैसे ऐसे हम सुबह सुबह समझो मुद्रा करते हैं या तो हम ये जो हाथ नमन करते हैं, तो ब्रह्मांड से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, तो कि ब्रह्मांड से हमें वैश्विक एनर्जी मिलती है जिसको हम प्रदूषण कहते हैं। अगर ये प्रदूषण नहीं होता तो ब्रह्मांड से हमें बहुत ही शुभ वैश्विक एनर्जी मिलेगी जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होगी। फिर हमें पर्यावरण से क्या मिलता है, तो कि पर्यावरण से हमें सात्विक यानी जैविक एनर्जी मिलती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है, यानी सूर्य के जो किरणों से हमें सुबह की जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ही अति महत्व की है। इसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी आप देखते होंगे कि आजकल सोलर प्लांट बहुत जगह लग रहे हैं, तो ये सौर ऊर्जा। फिर उत्तरीय ध्रुव से यानी उत्तर यानी नॉर्थ साइड से हमें हमें चुंबकीय एनर्जी मिलती है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है हमें। फिर हमें पृथ्वी से
ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी मिलती है। और ये गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी हमें क्यों, किस जगह का हमें काम आती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी जब हम ईश्वर में लीन होना चाहते हैं, या तो हम स्वर्गज्ञान के माध्यम से अपने चक्र को जागृत करना चाहते हैं, तभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी हमें काम आती है। अगर हम जमीन से जितने ऊपर ऊपर चले जाएंगे, उतनी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो ध्यान रखिए कि ये जो एनर्जियां है हमारे जीवन के अंदर सबसे बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। फिर एयर यानी हवा और पानी, ये दोनों से हमें नैसर्गिक एनर्जी मिलती है, यानी नेचुरल एनर्जी मिलती है। हम देखो, हमें नींद आ रही है, तो नींद आ रही है तो हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो हमारी नींद उड़ जाएगी। लोग चाय पीते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आप अपने आप को वापिस फ्रेश समझने लगे, आप अपने आप को फ्रेश पाओगे। तो ये सभी एनर्जी हमारे जीवन के अंदर काफी महत्व रखती है। इसके साथ वास्तु, देखो यहां पे मैं और एक बात बता दूं आपको, वास्तु के अंदर ये एक ज्योतिष की शाखा है। वास्तु ये एक ज्योतिष की शाखा है। इसके लिए वास्तु के अंदर ग्रहों का भी बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। अगर ये ग्रह हमारे घर के वास्तु के अंदर, अगर हम इसको ध्यान में रख के उस चीजों को एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो हमें तकलीफ भी दे सकते हैं। यानी हमें ग्रहों को भी बहुत ही ध्यान में रखना है। उदाहरण तौर पर मैं आपको बताऊंगा, अभी यहां पर जो है, यहां पर सूर्य का आधिपत्य है, यहां पर सूर्य का आधिपत्य है, और हमारे किचन के अंदर मंगल का आधिपत्य है। यहां पर सूर्य का आधिपत्य है और हमारे किचन के अंदर मंगल का आधिपत्य है। अभी हम ज्योतिष शास्त्र को यहां लाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य और मंगल, ये दोनों को मित्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य और मंगल, ये दोनों को मित्र कहा गया है। परंतु दोनों के पास कौन से एलिमेंट है, कौन से तत्व है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के पास अग्नि, ये दोनों के पास अग्नि तत्व है, ये दोनों के पास अग्नि तत्व है। लेकिन सूरज के जो पास अग्नि तत्व है उसमें कुछ वेरिएशन अलग है, और जो मंगल के पास है उसमें जो अग्नि तत्व है वो अलग है। यानी मंगल के पास जो अग्नि तत्व है वो यानी बहुत ही बड़ी फायर है, लेकिन सूरज के पास जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व के अंदर सौम्यता भी है, यानी शांतता भी है। परंतु अगर मेरे घर का किचन, मेरे किचन के ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है, देखो मेरे घर के एक एक रूम के ऊपर, मेरे घर की एक एक विंडो के ऊपर, मेरे घर की एक एक डोर के ऊपर, मेरे घर के बाहर अगर मैं नीचे उतरता हूं, उस दादर के ऊपर यानी स्टेप के ऊपर, सभी के ऊपर कोई ना कोई ग्रह का आधिपत्य है। और ये कोई ना कोई ग्रह का आधिपत्य किसी तत्व यानी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे मेरा किचन है, उसके अंदर मंगल का आधिपत्य है। तो मंगल का आधिपत्य वाला किचन यदि मैं यहां पे सूर्य के स्थान पर लेके जाता हूं, मैं यहां पे घर के अंदर किचन ये स्थान पे मैं स्थापित करता हूं, तो यहां पे देखो मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करता हूं, सूर्य और मंगल अगर दोनों मिल जाए तो अंगारक योग पैदा करते हैं, यानी आग लगने के योग पैदा करते हैं। तो अगर वो किचन में यहां ले जाऊं, तो मेरे घर के अंदर अगर ईस्ट में किचन होगा तो उसमें आग लगने के चांस सबसे ज्यादा होंगे, आग लगने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। और कहां आग लग सकती है मेरे घर के अंदर, अगर ये किचन कहां है तो ये जो स्थान है यहां पे है, मंगल ग्रह का आधिपत्य है। अभी मंगल और मंगल यानी किचन के ऊपर मंगल और यहां पे भी मंगल है, यानी मंगल और मंगल दोनों मिल रहे हैं, यानी ये भी आग,
ऐसी आग पैदा करेंगे जो जल्दी बुझेगी नहीं, जो जल्दी बुझेगी नहीं। तो एक ध्यान रखिए कि जब भी मैं वास्तु करता हूं, जब भी मैं वास्तु करता हूं, तभी मुझे ग्रहों को भी ध्यान में रखना है। अगर मैं ग्रहों को ध्यान में रखकर अगर मैं वास्तु करता हूं, तो मेरे वास्तु के अंदर कभी भी कोई भी डिफेक्ट नहीं पाई जाएगी। यहां पे और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर शुक्र जैसे ग्रह का आधिपत्य है, बेडरूम के ऊपर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है, और शनि जो आध्यात्मिकता का कारक है और शुक्र जो भौतिकता का कारक है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये दोनों मित्र है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये दोनों एकदम अच्छे मित्र है, परंतु दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है। मेरे बेडरूम के अंदर यदि मैं लोहे का पलंग रख दूं, मेरे बेडरूम के अंदर यदि मैं लोहे का पलंग रख दूं, उसके ऊपर मैं काली चद्दर बिछा दूं, तो क्या होगा? शनि का आधिपत्य आ गया है वहां पर। शुक्र और शनि दोनों मित्र होने के बावजूद भी ये जो शनि है मुझे संतान सुख नहीं देगा, ये जो शनि है मुझे संतान सुख नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शनि भौतिकता में लेके शनि मुझे आध्यात्मिकता में ले जाएगा और शुक्र मुझे भौतिकता में लेके जाएगा, तो मेरा माइंड कांस्टेंट स्थिर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, जब भी आप वास्तु करते हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट और उसके प्राकृतिक गुण को ध्यान में रख के अगर आप वास्तु करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। क्योंकि हमारे घर में और कहीं भी जो भी चीजें हैं, इस सभी चीजों के ऊपर कोई ना कोई ग्रह का आधिपत्य है। अभी ये जो मैं पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये पेन के ऊपर मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो इंक है, इसके अंदर जो इंक है वो केमिकल है, तो केमिकल है तो उसके ऊपर मंगल का आधिपत्य है। ये लिखाई कर रहा है, यानी इसके ऊपर जो लिखाई कर रहा है, यानी ये लिखाई जो है उसके ऊपर बुध का आधिपत्य है। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी न किसी चीजों के ऊपर किसी न किसी ग्रहों का आधिपत्य है, और ये ग्रह हमारे जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी वास्तु कब एप्लीकेबल होता है? यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि वास्तु कब एप्लीकेबल होता है। अभी आप बोलोगे समुद्र में वास्तु एप्लीकेबल होता है, या समुद्र में भी वास्तु एप्लीकेबल होता है। अभी आप देखते हो कि दुबई के अंदर समुद्र के अंदर ही उन लोग ने वो एक ऐसे ट्री आकार का बहुत बड़ा यानी एक बनाया हुआ है, और उसके ऊपर बिल्डिंग, बहुत सारे बिल्डिंगों की रचना की है। तो जहां पे बाउंड्री लग जाती है, जहां पे बाउंड्री लग जाती है वहां पे वास्तु एप्लीकेबल हो जाता है। जहां बाउंड्री यानी बड़ा रेगिस्तान है और रेगिस्तान में मैंने बाउंड्री लगा दी, तो वहां वास्तु एप्लीकेबल हो गया। और वहां वास्तु एप्लीकेबल हो गया यानी मुझे वहां पे 5 तत्व मेरे को मिलने लगेंगे, यानी 5 तत्व काम करने लगेंगे। यानी वास्तु एप्लीकेबल करने के लिए हमेशा बाउंड्री होना बहुत ही जरूरी है। चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे समुंदर हो, कहीं भी ये बाउंड्री होना बहुत ही जरूरी है। अभी यहां पे हम बात करेंगे तत्वों की। यहां पे हम बात करेंगे ग्रहों की। तो सर्वप्रथम देखो, यहां पे मैं आपको बता दूं, जहां पे बाउंड्री लगेगी, आप आपके फ्रंट या तो बैक में जाएंगे, कहीं भी जाइए, आपने बाउंड्री लगाई होगी तो आपका प्रॉपर्टी होगा ना। अगर आपने बाउंड्री नहीं लगाई होगी तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो जहां पे बाउंड्री लग जाती है वहां पे वास्तु एप्लीकेबल होता है। आप चाहे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में भी रहते हो तो उसको भी सराउंडेड बाउंड्री है। यहाँ पे अगर आप मेरे कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा कि वास्तु किस तरह किया जाता है। लोग वास्तु करने के वक्त सिर्फ घर के अंदर ही ध्यान रखते हैं कि घर की चीजों को देख के ही वास्तु समझ लेते हैं कि वास्तु हो गया। तो यहाँ पे मैं एक बता दूं कि मुझे खगोलीय और भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल फीचर को भी वास्तु करते वक्त ध्यान में रखना है। उदाहरण तौर पे
मैं जिस बिल्डिंग के अंदर रहता हूं, समझो आज मैं नए बिल्डिंग में, नए फ्लैट में रहने आया, तो मेरे घर के नीचे की साइड पे, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूं और मेरे घर के नीचे के साइड पे किसी ने झाड़ उगाया, यानी मेरे नॉर्थ साइड पे समझो झाड़ उगा दिया। अभी हम कहते हैं कि नॉर्थ से चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आती है और वो शुभ मानी गई है, तो वो झाड़ उगा दिया। अभी वो जो झाड़ उगा, वो मेरे घर के, यानी मेरी जो मैं सेकंड फ्लोर पे लेता हूं, सेकंड फ्लोर के लेवल पे कहां तक आएगा, तो कि वो 10 साल के बाद वो सेकंड फ्लोर के लेवल पे आ गया, यानी मेरी विंडो को ब्लॉक कर दिया उसने, या तो मेरी बालकनी को ब्लॉक कर दिया, यानी मेरे को नॉर्थ से जो एनर्जी मिलती है वो मेरी एनर्जी ब्लॉक हो गई। तो आप क्या कहोगे कि इसी फ्लैट के अंदर मैं 20 साल से रहता हूं, मेरे पहले 10 साल बहुत ही अच्छे गए और मेरे दूसरे 10 साल बहुत ही खराब गए, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसके लिए कि आपने बाहर के ज्योग्राफिकल फीचर को तो देखा ही नहीं है, आप सिर्फ इंटरनल ज्योग्राफिकल, यानी इंटरनल जो वास्तु है उसको देख के ही आप वास्तु कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप वास्तु करते हो तो जितना अंदर के फ्लैट के अंदर के या तो बंगलो के अंदर को जितना इंपॉर्टेंस देते हो, उतना इंपॉर्टेंस आप बाहर के सराउंडिंग को भी दो। अगर आप बाहर के सराउंडिंग को भी इंपॉर्टेंस दोगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। वास्तु के अंदर बहुत सारी रेमेडीज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है रेमेडीज, हम रेमेडीज भी कर सकते हैं वास्तु के अंदर बहुत सारी, और इस चीज का जो दोष है उसको हम दूर भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बेसिक यानी थोड़ा वास्तु के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वास्तु किससे जुड़ा हुआ है, तो कि वास्तु और ज्योतिष शास्त्र सूर्य से जुड़े हुए हैं। सूर्य उदित होता है, अस्त होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे घर के अंदर सूर्य का प्रकाश कितना आ रहा है, मेरे घर के अंदर नॉर्थ दिशा कितनी खुली है, मेरे घर के अंदर साउथ ईस्ट वेस्ट दिशा कितनी खुली है, ये सभी चीजों के साथ वास्तु का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ पे मैं अभी ग्रहों के तत्व आपको बता देता हूं कि मेरे घर के अंदर जो ग्रह है, वो ग्रहों के अंदर जो ग्रह है वो ग्रहों के कौन से तत्व है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो सूर्य ग्रह है, वो सूर्य ग्रह है वो अग्नि तत्व का है। फिर हम आते हैं चंद्र, तो वो जल तत्व का है। मंगल आते हैं तो मंगल अग्नि तत्व का है। बुध है वो पृथ्वी तत्व का है। गुरु है वो आकाश तत्व का है। शुक्र है वो जल तत्व का है। फिर शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह वायु तत्व के हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक ग्रहों को ध्यान रखिए, ग्रहों के तत्वों को ध्यान रखिए, और जो हमारे घर के अंदर जो ये तत्व और ग्रह है, उस जिस स्थान पे विराजमान है, उस स्थान के अनुसार अगर मैं स्थापत्य की रचना करूं तो मुझे बहुत ही फायदा होगा। अभी यहाँ पे हम आते हैं तो देखें, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और आपको पता होगा, और आप यूट्यूब पे जाके भी देखेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा मंदिर होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों मंदिर होना चाहिए? इसके लिए कि वो ईश्वर का स्थान है, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भाई वो ईश्वर का स्थान है उसी जगह पे। लेकिन उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि जब ये जो सूर्य है, और सूर्य जब भ्रमण करता है, तभी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो सूर्य की सबसे पहली किरणें, यानी सूर्य की सबसे पहली किरण यहां पर गिरती, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गिरती है। यानी ये सौम्य किरणें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गिरने की वजह से हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए। क्यों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए? क्योंकि उस जगह पर बैठकर, सिर्फ प्राचीन समय में पुरुषों को ही हक दिया गया था मंदिर के अंदर बैठकर पूजा करने का। तो उस समय पुरुष खंभे पे एक कपड़ा डालकर, नीचे लुंगी जैसा कपड़ा पहनकर पूजा पाठ अर्चना करता था, यानी सुबह की किरणें जो उसके शरीर को मिलती थी वो विटामिन डी जैसी किरणें मिलती थी, और वो पूरे दिन तरोताजा रहता था। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर। और क्यों? तो कि वहां पे गुरु जैसा ग्रह है, और गुरु गुरु जैसा ग्रह क्या देता है, उसके पास क्या है, तो कि गुरु के पास आकाश तत्व है, यानी स्काई एलिमेंट है। स्काई यानी खुला, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है। जब आप पूजा पाठ अर्चना करने बैठते हो
तो आपका मन एकदम खाली होना चाहिए। वो बजरंगी भाईजान पिक्चर का सॉन्ग या तो कोई पिक्चर के सॉन्ग या तो कोई पिक्चर की स्टोरी आपके माइंड में नहीं चलनी चाहिए। उसके लिए गुरु के स्थान पर मंदिर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। गुरु के स्थान पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अभी ये एलिमेंट्स मेरे घर के अंदर कहाँ है? एक पिक्चर मुझको ना ग्रहों, गुरु, सूर्य, चंद्र, नवग्रह ना नौ स्थान। यहां पर आपको एक पिक्चर में रख रहा हूं, वो पिक्चर में आने, हाँ नहीं नहीं नहीं, आ यहाँ पे जो मैं आपके सामने जो पिक्चर रख रहा हूं, उसमें कौन से डायरेक्शन में कौन से ग्रह है और कौन से तत्व है, उसका मैंने ये पिक्चर में जिक्र किया है। तो यहाँ पे पिक्चर तो रख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं रखने की, तो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे जो है वो गुरु ग्रह है, यहाँ पे जो है वो सूर्य है, यहाँ पे है वो शुक्र है, यहाँ पे मंगल, राहु, शनि, चंद्र और बुध। ये ग्रह इस तरह નથી આવતું। कुछ एरर आ रहा है, परंतु यहां पे देखिए, अभी तो रेवा दो। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुरु ग्रह को स्थान दिया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य को स्थान दिया हुआ है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे शुक्र को स्थान दिया हुआ है, ये साउथ में है वो मंगल को स्थान दिया है, साउथ वेस्ट में राहु, वेस्ट में शनि, नॉर्थ वेस्ट में चंद्र और नॉर्थ में बुध। अगर ये ग्रहों को ध्यान में रखकर अगर आप आपके वास्तु की रचना करो तो कभी भी फेल नहीं होगे। तो कैसे? क्योंकि ये जो गुरु स्थान है, यहाँ पे तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे जल तत्व है। यहाँ पे आपको देखो स्क्रीन पे पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि वास्तु में ग्रह, तत्व और देवता, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जहां पर गुरु लिखा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि गुरु, और वहां पे तत्व कौन सा है? तो कि तत्व जल है, और देवता कौन है? तो कि वहां पे देवता ईश्वर है। फिर हम पूर्व में आते हैं, यहाँ पूर्व है, यहाँ पे देवता कौन है? अरे सॉरी, यहाँ पे ग्रह कौन सा है? तो कि सूर्य है। यहाँ पे तत्व कौन सा है? तो कि अग्नि है। और देवता कौन है? तो कि इंद्र है। इंद्र का मतलब ये नहीं कि जो आसमान में हम सोचते हैं कि इंद्र यानी वो जो अप्सरा को नचाने वाले इंद्र, हम उसको समझते हैं कि ये उसको हम इंद्र देवता समझते हैं। परंतु यहाँ पे जो इंद्र देवता है, यहाँ पे जो देवता इंद्र है, यानी हमारी पंचेंद्रिय, हमारी 5 इंद्रिय, जिनको हमें कंट्रोल में रखना है, जिनको हमें कंट्रोल में रखना है, उसे इंद्र कहते हैं। यानी इंद्रियों को इंद्र का उपमा दी है। फिर यहां पर हम आते हैं शुक्र, यानी साउथ ईस्ट में ग्रह है शुक्र, तत्व है अग्नि और देवता है अग्नि। फिर हम साउथ में आते हैं, यहाँ पे मंगल जैसे ग्रह का आधिपत्य है। यहाँ पे तत्व कौन सा है? तो कि पृथ्वी तत्व है, और देवता कौन है? तो कि यम देवता है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे ग्रह है राहु, और तत्व है पृथ्वी, और देवता है नैऋति राक्षस। अभी हमें देखो, हम वास्तु करते तो हमारे पास सवाल आता है कि सर हमको है ना घर के अंदर है ना बियर बार रखना है, यानी बियर बार बनाना है। तो देखो, बियर बार बनाना है तो मेरे घर के अंदर ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसे हम निशाचर जगह कहते हैं।
ये स्थान के अंदर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं गिरता है। ये स्थान के अंदर कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं गिरता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे वेस्ट में, तो यहाँ पे शनि जैसे ग्रह है, तत्व वायु है और देवता वरुण है। फिर हम आते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे ग्रह चंद्र है, तत्व वायु है और देवता भी वायु है। उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने जैसे किचन का जिक्र किया था, आपके अगर ये डायरेक्शन में किचन है, यहां पर किचन है, तो आपके घर के अंदर कुकर फटने के इंसिडेंट सबसे ज्यादा होंगे। कुकर फटने के इंसिडेंट सबसे ज्यादा होंगे। तो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन की वॉल के ऊपर मेरा किचन नहीं होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन की वॉल के ऊपर मेरा किचन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पे बुध है, तो यहाँ पे ग्रह बुध है, तत्व जल है और देवता कुबेर यानी धन के देवता है। यानी हम समझते हैं कि धन हमें यहां से मिलता है। एक्चुअली हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश ये साउथ डायरेक्शन से हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। हमेशा ध्यान रखिए, साउथ डायरेक्शन से हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। हमारे घर के अंदर भौतिकता की दिशा कौन सी है, यानी भौतिकता जहां सबसे ज्यादा भरी है, तो हमारी ये जो साउथ दिशा है पूरी, ये भौतिकता की दिशा है। हमारी ये जो नॉर्थ दिशा है वो संपूर्ण आध्यात्मिकता की दिशा है। हमारी जो ये ईस्ट दिशा है वो भौतिकता यानी 50-50%, यानी 50% भौतिकता 50% आध्यात्मिकता। और उसी तरह हमारी ये वेस्ट दिशा है वो भी 50% भौतिकता और 50% आध्यात्मिकता। तो जब आप कभी भी वास्तु करें तो एक ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मैंने ये चार्ट दिया है उस चार्ट को ध्यान में रखकर, ग्रहों और तत्वों को ध्यान में रखकर अगर आप वास्तु करेंगे तो आपको वास्तु में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, ये जो चार्ट के साथ आप पंचांग को रिफर करिए। पंचांग के अंदर ग्रहों के मैत्री चक्र दिया हुआ है कि कौन से ग्रह के मित्र होते हैं, उसको ध्यान में रखिए। और दूसरा, यहाँ पे देखो हमारे घर के अंदर ज्यादातर हमने कोनों को ब्लॉक करके रखा है, यानी जो हमारे घर के अंदर कोने हैं उसको ब्लॉक करके रखा है। यानी कोई भी कोने में हमने कपाट रख दिया है, किसी भी कोने के अंदर हमने सोफा रख दिया है, कोई त्रिकोण रख दिया है, यानी हमने जो ये कोने ब्लॉक कर दिए हैं, यानी ये जो कोने हमने ब्लॉक कर दिए हैं, यहाँ पे मेरे घर के अंदर दो जगह से एनर्जी मिलती है। एक तो यहां से एनर्जी मिलती है, एक यहां से, इस तरह यहां से एनर्जी मिलती है हर जगह से। हाँ नहीं, हम की दो ना, यहां से एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मेरे घर के अंदर हमने खुद ही ब्लॉक कर दी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड शास्त्री यानी पिरामिड वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करते हैं और वो आके पिरामिड लगाते हैं। परंतु हमारे घर के अंदर जो नेचुरल कोने हैं यानी नेचुरल पिरामिड है, जैसे कि हर दीवार के मींस 90 डिग्री के जो हमारी दीवारें हैं उधर कोने पड़ते हैं। फिर हमारे ऊपर की जो ऊपर के साइड पे जो दीवार है उधर हमने फोर सीलिंग की है, उसको विविध प्रकार की डिजाइन देके उसको भी हमने ब्लॉक कर दिया है। हमारे घर के नीचू के साइड पे भी हमने किसी सभी चीजों को ब्लॉक कर दिया है, यानी कोने को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको एक तत्वों का मैत्री चक्र यहाँ पे चार्ट मैंने रखा है, उसको आप देखिए कि ये तत्वों का मैत्री चक्र चार्ट भी हमारे लिए जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और वास्तु के अंदर ये चार्ट अति महत्व का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 5 तत्व लिखे हैं। जैसे आकाश तत्व कॉमन है, यानी आकाश तत्व सर्वव्यापी है, हर जगह है, वो हमारे लिए कॉमन है। अभी मेरे घर के अंदर वो आकाश तत्व कहाँ है और उसकी वजह से हमें क्या तकलीफ हो रही है, तो कि ये आकाश तत्व, ये जो मेरी वाणी है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, वो आकाश तत्व है। और ये आकाश तत्व के कारण मैं आपसे, आप मेरे को सुन पा रहे हैं। यानी मेरे घर की जो हाइट है, यानी फ्लोरिंग से लेके सीलिंग तक की जो हाइट है उसको हम आकाश तत्व कहते हैं। और ये आकाश तत्व अगर मेरे घर में कम है तो देयर विल बी ए गैप बिटवीन द ऑल फैमिली मेंबर्स। हमारे घर के मेंबरों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा और हमारी फैमिली धीरे धीरे डिवाइड हो जाएगी। आप देखते होंगे कि आज सभी फैमिलियां डिवाइड हो रही है,
सब लोग साथ में नहीं रहते हैं। इसकी वजह क्या है? कम्युनिकेशन गैप और आकाश तत्व कम। प्राचीन समय में 12 से 14 फीट की हाइट रहती थी और आज के समय में बिल्डर हमें 9 साढ़े 9 फीट की हाइट देता है। तो ये आकाश तत्व मेरे घर के अंदर कम होने की वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है और फैमिली डिवाइड हो रही है। तो ये ध्वनि यानी ये जो मैं बोल रहा हूं वो वाणी, ये आकाश तत्व है। तो मेरे घर के अंदर वो आकाश तत्व यहाँ पे ब्रह्म स्थान में है। कहां पे है? यानी ब्रह्म स्थान, यानी हर रूम की, पूरे फ्लैट का ब्रह्म स्थान और हर रूम का ब्रह्म स्थान, चाहे वो 5x5 का फ्लैट हो, अरे 5x5 का रूम हो, चाहे वो 10x10 का रूम हो, उसका ब्रह्म स्थान हमेशा आकाश तत्व से भरा हुआ है। फिर हम आते हैं वायु तत्व। तो ये वायु तत्व कहां है? तो आपको देखो, वायु यानी हवा आपको दिखती नहीं है। वायु यानी हवा आपको दिखती नहीं है, सिर्फ स्पर्श का आप अनुभव कर सकते हो। सिर्फ स्पर्श का आप अनुभव कर सकते हो। तो वायु की मित्रता किससे है? तो कि वायु की मित्रता अग्नि से है। वायु की मित्रता किससे है? तो कि वायु की मित्रता अग्नि से है। अगर अग्नि को वायु नहीं दिया गया तो अग्नि का प्रज्वलित होना मुमकिन है नहीं। तो यहां पे ये जो मेरा चार्ट देने का मकसद इतना ही है कि आपके घर के अंदर जब अग्नि तत्व की चीज आप अग्नि तत्व में नहीं रख सकते हो तो कहां रख सकते हो? तो कि वो वायु तत्व में रख सकते हो। उसको भी मैं अभी एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। फिर वो वायु तत्व मेरे घर के अंदर कहां पड़ा है? तो वो वायु तत्व मेरे घर के अंदर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो ये पोर्शन है, वहां पे वायु तत्व है। और ये वायु तत्व यानी कांस्टेंट चेंज, यानी चीजों का बदलाव। यानी ये नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने कोई भी चीज रखी है उसमें आपको तुरंत ही बदलाव देखने को मिलेगा। यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। अग्नि तत्व कहां है? यानी हमारे घर के अंदर हम कहते हैं अग्नि तत्व, तो के किचन, तो कि ये अग्नि तत्व है। संपूर्ण मात्रा में अग्नि तत्व कहां है? तो कि हमारे शरीर के अंदर वो अग्नि तत्व कहां है? तो हमें जो भूख लगती है, हमें जो प्यास लगती है, हमारा जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, वो हमारे शरीर के अंदर कुछ एसिडिक केमिकल के कारण वो सब डाइजेस्ट होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर वो अग्नि तत्व और ये अग्नि तत्व। फिर हम आते हैं जल तत्व। हमारे घर के अंदर जल तत्व यहां है। तो हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व कैसे है? तो कि ब्लड यानी खून, पसीना, फिर पुरुष के अंदर वीर्य, ये जल तत्व से जुड़े हुए हैं। तो ये जल तत्व। फिर आते हैं पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के अंदर जो हम स्मेल, यानी हमें जो सुगंध आती है, कोई अच्छी या तो खराब बदबू आती है, अच्छी खराब बदबू आती है या तो अच्छी सुगंध आती है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। फिर टेस्ट, जो हमें स्वाद लगता है, वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, आकार, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। एक ही तत्व ऐसा तत्व है जो सॉलिड है, एक ही तत्व ऐसा तत्व है जो सॉलिड है। बाकी जो चार तत्व है वो आप कभी भी उसको पकड़ नहीं सकते, या तो कभी भी उसको स्टोर, यानी ऐसे मैं हाथ में पानी नहीं पकड़ सकता हूं, हवा नहीं पकड़ सकता हूं, मैं आसमान को नहीं पकड़ सकता हूं, अग्नि को नहीं पकड़ सकता हूं, लेकिन पृथ्वी को मैं मिट्टी में ऐसे उठा के पकड़ सकता हूं। तो ये एक ही स्थिर तत्व है, यानी कांस्टेंट स्थिरता है इसमें। यानी हमें घर के अंदर सोना है तो कहां सोना है? तो कि ये पृथ्वी तत्व है, यहां पे मैं सो जाऊं तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। फिर अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये तत्व के बारे में बताया। अभी तत्व के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं ग्रहों को भी एप्लीकेबल करूं, यानी जब मैं बेडरूम बना रहा हूं, ड्राइंग रूम बना रहा हूं, ये सब बना रहा हूं, तो बहुत ही मुझे बेनिफिट होगा। यहाँ पे ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे दो साइड से मुझे मीन्स पॉजिटिवनेस, यानी कोई भी वाइब्रेशन की, कोई भी कुछ भी मिल रहा है, यानी कोई भी एनर्जी मिल रही है, मुझे दो साइड से मिल रही है। परंतु यहाँ पे मुझे एक साइड से ही एनर्जी मिलती है, ओनली वन साइड। ये मुझे एक ही साइड से एनर्जी मिल रही है। यानी वो एनर्जी कौन सी है? कुंडली मुखी। तो यहां पे देखो, शास्त्र के अंदर कोई भी तत्व नहीं दिया गया है। 1 2
3, 4 शास्त्र के अंदर कोई भी तत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो कैसे डिसाइड होता है कि वो एनर्जी कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो ज्योतिष है, उन ज्योतिष जो जानते हैं उनको पता होगा कि कुंडली के अंदर पहले घर के अंदर यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है वो पहला स्थान है, यानी पहला खाना है। जो ज्योतिष नहीं जानता है उनके लिए मैं खाना बोल रहा हूं, और जो ज्योतिष जानता है उनके लिए मैं स्थान बोल रहा हूं। और वहां पे जो राशि है यानी जोडिएक साइन है वो है मेष राशि। मेष राशि कौन से तत्व की है? तो कि अग्नि तत्व की। उसके बाद 2 नंबर लिखा है वहां पे पृथ्वी तत्व की राशि है, 3 नंबर लिखा है वहां पे वायु तत्व की राशि है, और 4 नंबर लिखा है वो जल तत्व की राशि है। फिर रिपीट होता है अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो फ्लिकर થાય છે? तो ये अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कि 1 नंबर पे कौन सी राशि थी? तो कि मेष राशि। मेष राशि कौन से तत्व की राशि है? तो कि मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है, यानी ये यहाँ पे अग्नि तत्व आया। फिर ये जो राशि है यहाँ पे 10वीं राशि यानी मकर राशि है, वो कौन से तत्व की राशि है? तो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व आया। फिर ये जो 7वीं राशि है वो कौन से तत्व की राशि है? यानी तुला राशि है, वो वायु तत्व की राशि है, तो यहाँ पे वायु आया। फिर हम आते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि, वो कौन से तत्व की राशि है? तो कि जल तत्व की राशि, तो यहाँ पे जल तत्व आ गया। तो क्या हमारे घर के अंदर ये 2 स्थानों में जल है, जल हमारे घरों के अंदर ये 2 स्थानों में जल तत्व है, ये 2 स्थानों में वायु तत्व है, ये 2 स्थानों में पृथ्वी तत्व है, और ये 2 स्थानों में अग्नि तत्व है। सुनो, हाँ, अग्नि तत्व है। परंतु आकाश तत्व हमारे घर के अंदर एक ही स्थान पर है, और वो है ये आकाश तत्व हमारे घर के अंदर ये एक ही स्थान के अंदर है। तो ये तत्व हमारे घर के अंदर काफी महत्व रखते हैं। अगर ये तत्व के अनुसार हम घर की रचना करें तो हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे घर के अंदर फ्रिज और एसी है। तो ये फ्रिज और एसी आप कहां रखोगे घर के अंदर? तो आप कहेंगे कि फ्रिज और एसी में अग्नि का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है, क्योंकि अग्नि से ही यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही वो चलते हैं, नहीं तो नहीं चलेंगे। परंतु वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, परंतु उसके अंदर मुख्य तत्व कौन सा है, यानी मेन एलिमेंट कौन सा है? तो कि उसके अंदर, दोनों के अंदर कंप्रेशर है, और कंप्रेशर के अंदर वायु है। अगर ये वायु तत्व नहीं हो तो फ्रिज और एसी चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो मुझे जो मेन एलिमेंट यानी जो चीज है उसमें मुख्य तत्व कौन सा है, उस तत्व के अनुसार मेरे घर के अंदर मेरी रचना करनी है। अभी उस तत्व के अनुसार अगर फ्रिज है, एसी है, तो मैं पर्टिकुलरली ये स्थान के अंदर फ्रिज और एसी रख दूं तो इट इज गुड, अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि भाई आपके घर के अंदर घर घंटी है। आज तो चलो स्टील की ब्लेड वाली घर घंटी आ गई, स्टील की ब्लेड वाली घर घंटी आ गई। परंतु प्राचीन समय में घर घंटी जो जो हम कहते हैं गेहूं पीसने की जो गेहूं पीसने की जो चक्की थी, वो किस चीज की थी? तो कि पत्थर की थी। वो पत्थर की चक्की के कारण हम उसे घर घंटी कहते थे। आज घर घंटी हमारे घर के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनिक घर घंटी हमारे घर के अंदर आ गई है। परंतु उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना, चावल को आटे में कन्वर्ट करना, यानी किसी चीज को पाउडर में कन्वर्ट करना, यानी ग्राइंडिंग करना। तो उसके अंदर मेन एलिमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक तो है ही, लेकिन मेन एलिमेंट है पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। तो यहां पे मुझे घर घंटी मेरे घर पे यहां पे रखनी चाहिए। फिर मैं कुछ 4 एग्जांपल दे देता हूं, ये 2 तो दिए, अभी 2 और दे देता हूं।
अभी माइक्रोवेव ओवन है जो इलेक्ट्रिक से ही चलता है, जो इलेक्ट्रिक से ही चलता है, और उसके अंदर जो एनर्जी है और रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है। तो वो रेडिएशन एनर्जी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो वो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिक ही उसमें आ रही है। तो मुझे वो माइक्रोवेव ओवन मुझे घर में यहां रखना है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक से तो चलता है, परंतु उसके अंदर मेन एलिमेंट क्या है? अगर पानी ना हो तो वॉशिंग मशीन में, पानी ना हो तो वॉशिंग मशीन कभी भी चलेगा ही नहीं। तो वॉशिंग मशीन मुझे कहां रखना है? तो कि ये जल तत्व का स्थान है, यहां रखना है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि तत्वों का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ये तत्व के अनुसार हम हमारे घर की रचना करें, हम हमारे घर को बिठा देवे, यानी बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ये सब चीज की ग्रहों और तत्वों के अनुसार करें, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष यानी ग्रहों का ज्ञान होना जरूरी है। हस्तरेखा में मैंने जैसे कहा कि राशियों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ग्रहों के ज्ञान होना जरूरी है, और ग्रहों के थोड़े से प्राकृतिक गुण मालूम होने चाहिए। यानी सूर्य हमें क्या देता है, शुक्र हमें क्या देता है, इस चीज का हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक कॉम्बिनेशन में आता हूं कि किचन, अभी ये जो किचन है वो किचन के ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आग लग सकती है, तो यहाँ पे मेरा जो किचन है, मेरा जो किचन है वो किचन के ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है, इसके ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है। और उसके अंदर काम करती जो स्त्री है, और उसके अंदर जो काम करती स्त्री है, उसके ऊपर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है, उसके ऊपर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। अगर शुक्र को, ये किचन को और शुक्र को मैं यहां ले जाता हूं, यानी गुरु के स्थान में ले जाता हूं। यहां पे मैं आपको ज्योतिष का कॉम्बिनेशन बताता हूं। गुरु और शुक्र को एक दूसरे के शत्रु कहे गए हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु माने गए हैं। तो उस किचन को मैं यहां ले जाता हूं, तो ये जो शुक्र ग्रह है, यानी ये जो स्त्री है, वो किसके आधिपत्य के नीचे आए, किसके पावर के नीचे आई? ये पुरुष का स्थान है, ये स्त्री का स्थान है। घर के अंदर ये स्त्री का स्थान, ये स्त्री का स्थान, ये पुरुष का स्थान, ये स्त्री का स्थान, ये पुरुष का स्थान, ये पुरुष का स्थान। तो घर के अंदर ये पुरुष के स्थान के ऊपर ये स्त्री आ गई, यानी पुरुष का कंट्रोल उस स्त्री के ऊपर पूरा आ गया। अभी उस स्त्री के ऊपर जब पुरुष का कंट्रोल पूरा आ गया, तो वो स्त्री अपनी मर्जी से कुछ कार्य कर पाएगी? नेवर, नहीं कर पाएगी। और वो यहां पे आएगी तो अपने आप को एक ऐसा सफोकेशन महसूस करेगी, और वो स्त्री नियर अबाउट 60% अपनी लाइफ के अंदर बीमार रहेगी, 60% अपनी लाइफ के अंदर वो बीमार रहेगी। तो यहाँ पे देखो, वास्तु के अंदर इसी, अगर आप ग्रहों को लेके अगर वास्तु करोगे ना, तो आप है ना बहुत सारी चीजों को जान सकोगे। अभी मैं वही बात कर रहा हूं, ये अभी मैं बेडरूम के ऊपर आता हूं। एक न्यूली मैरिड कपल है, फिर हम देखते हैं कि कौन से स्थान में बेडरूम अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए, उसको भी हम देखते हैं। तो अभी मैं बेडरूम के ऊपर आता हूं। एक न्यूली मैरिड कपल है, एक न्यूली मैरिड कपल को कहां सोना चाहिए? उनका मेन एम, मेन मोटो क्या है? तो उनका मेन एम, मेन और मोटो है एंजॉय देयर लाइफ। उनको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो घर के अंदर ये स्थान उनके लिए अति उत्तम है। घर के अंदर ये स्थान न्यूली मैरिड कपल के लिए अति उत्तम माना गया है। बराबर है? न्यूली मैरिड कपल यानी पुरुष, और स्त्री हो गई, स्त्री यानी सूर्य, सॉरी, स्त्री यानी शुक्र हो गया,
पुरुष यानी सूर्य हो गया। अगर ये न्यूली मैरिड कपल को मैं यहां ले जाता हूं और यहाँ पे यहाँ पे उनका मैं बेड रख देता हूं और उनको मैं यहां सुलाने चालू कर देता हूं, तो यहाँ पे स्त्री के ऊपर पुरुष का वर्चस्व बहुत ही बढ़ जाएगा। और एक ध्यान रखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब कोई भी ग्रह सूर्य के कनेक्शन में आता है, सूर्य के नजदीक आता है, तब वो अपना पावर खो देता है। यानी एक बड़ी ट्यूबलाइट के बाजू में मैं एक शून्य का बल्ब जला दूं तो शून्य के बल्ब का प्रकाश मुझे नहीं मिलेगा। उसी तरह ये स्त्री यहाँ पे आई, उस सूर्य से यानी शुक्र यहाँ पे आया, यानी स्त्री आई तो वो पुरुष से दबेगी, यानी वो बीमार रहेगी, वो स्त्री यहाँ पे बीमार रहेगी। तो अल्टीमेटली जिसके घर के अंदर बेडरूम यहां होगा, उस देखो यहाँ पे मैं एक ही चीज को देख के मैं बात कर रहा हूं, मेरे को और चीज मैंने आपके घर के अंदर देखी नहीं है, उसके लिए यहाँ पे आप उसको एकदम 100% मान के आप कोई गलत फहमी में मत रहना, आप गलत फहमी में मत रहना। तो यहाँ पे ये सूर्य के स्थान पर अगर बेडरूम होगा तो सूर्य यानी पुरुष का पावर बढ़ेगा, स्त्री बीमार रहेगी, और स्त्री बीमार रहेगी और अपने पति को शारीरिक सुख दे नहीं पाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो कि पति दूसरी स्त्रियों के पास जाएगा। तो ये देखो, ये कॉम्बिनेशन वास्तु के अंदर, ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट, इज टू मच इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के अंदर मैंने ये जो चीज रखी वो गलत जगह पे रखी है, उठा के इधर रख दे, उठा के इधर रख दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वास्तु के अंदर ये जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप वास्तु करते हो तो ग्रहों को हमेशा ध्यान में रखिए। फिर हम अभी आगे चलते हैं कि हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम कहां होना चाहिए, किचन कहां होना चाहिए, ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा ध्यान में ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ कि हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम का एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। अभी मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम कौन सा एरिया सबसे उत्तम माना गया है मेरे घर के अंदर, तो कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये 100% मेरा ड्राइंग रूम यहां पे होना चाहिए। इट इज एक्सलेंट प्लेस फॉर ड्राइंग रूम। फिर उसके बाद हम आते हैं, तो सेकंड नंबर पर हम इसको ले सकते हैं 100%, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर हम इसको ले सकते हैं 100%, थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर हम इसको ले सकते हैं ओनली 50%। अभी ड्राइंग रूम का मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। अगर मैंने यहां पे ड्राइंग रूम बना दिया, अगर मैंने यहां पे ड्राइंग रूम बना दिया, तो यहां पे कौन से ग्रह का आधिपत्य है, तो कि शुक्र का आधिपत्य है। तो वो ड्राइंग रूम में देखो, जनरली ड्राइंग रूम का मकसद क्या है, तो कि फैमिली बैठ के किसी भी चीज का डिसीजन लेना, ये हमारा खास मकसद है। किसी भी चीज का डिसीजन लेना हमारा ये खास मकसद है। अगर मैंने ड्राइंग रूम यहां बना दिया, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह है, शुक्र यानी स्त्री, यानी उस ड्राइंग रूम के अंदर शुक्र यानी स्त्री का पावर ज्यादा चलेगा। दूसरा, यहाँ पे तत्व कौन सा है, तो कि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है तो वाद विवाद होंगे, मारामारी नहीं होगी, हाथापाई नहीं होगी, वाद विवाद होंगे। फिर ये चीज ये हुई, परंतु ओ ड्राइंग रूम में यहां लेके आता हूं, तो यहां पे मंगल जैसे ग्रह का आधिपत्य है, यहां पे मंगल जैसे ग्रह का आधिपत्य है। तो मंगल यानी अग्नि तत्व, मंगल यानी अग्नि तत्व। और मंगल कैसा ग्रह है मालूम है, अगर वो किसी के पास, अभी समझो पिता है, अपने बच्चे को बोलेगा बोल तूने ये गलती की है, बच्चा बोला नहीं की है मैंने, तो फटाक से सीधा लाफा ही मार देगा,
पिता उसको लाफाई मार देगा, बोला नहीं तूने ये गलती की है, ऐसा उससे एक्सेप्ट करवाएंगे जबरदस्ती। तो ये मंगल ग्रह है। अगर आपका ड्राइंग रूम यहाँ पे है तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक ड्राइंग रूम के अंदर वाद विवाद तो होगा, लेकिन हाथापाई तक बात आ जाएगी, हाथापाई तक बात आ जाएगी। तो एक ध्यान रखिए, मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसकी भी रेमेडीज है तो उसकी भी रेमेडीज है। लेकिन ये हम लोग जब हमारे पेड कोर्स लाएंगे ना, उसके अंदर आपको सब चीज विस्तृत माहिती के साथ देंगे। यहां तक मैं दूंगा आपको कि आप बेडरूम के अंदर रात को सोते टाइम कितनी करवटें बदलते हो, और वो करवटें बदलने की जो स्टाइल है उसका फल क्या है, यहां तक हम इसको यानी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर ड्राइंग रूम है, समझो यहाँ पे ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पे कौन से ग्रह का आधिपत्य है? राहु का आधिपत्य है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राहु यानी छल कपट, इल्यूजन, भौतिकता का ग्रह है, इल्यूजन और भौतिकता का ग्रह है। तो यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो कैसे होंगे? भ्रमित करने वाले निर्णय होंगे। कैसे होंगे? भ्रमित करने वाले निर्णय होंगे। अगर वो ड्राइंग रूम यहाँ पे है तो यहाँ पे शनि का आधिपत्य है, यानी यहाँ पे आपका कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शनि का कार्य है किसी भी चीज को कम करना। यानी आप यहाँ पे जो भी डिसीजन लेने बैठे होगे वो डिसीजन आपके बंद हो जाएंगे, यानी साफ हो जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे उसमें। तो देखो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमारे घर के अंदर किचन कहाँ होना चाहिए। तो किचन के लिए हमारे घर के अंदर दो स्थानों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। परंतु मैंने अभी भी आपको समझाया था कि किचन अगर मैं यहाँ रख बनाऊं तो क्या हो सकता है, यहाँ बनाऊं तो क्या हो सकता है। अगर सपोज मेरे घर में किचन दो स्थानों में हो सकता है, ये स्थान 100% में ले सकता हूं और ये स्थान में ऐसे 50% ले सकता हूं, परंतु 100% में इस स्थान को कैसे कंसीडर कर सकता हूं कि यहां पे जो किचन की रचना, यानी ईस्ट के ऊपर प्लेटफॉर्म बनना, ईस्ट के ऊपर प्लेटफॉर्म बनना, तो ये ईस्ट के ऊपर के प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ईस्ट में प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे ईस्ट में प्लेटफॉर्म होगा तो ही ये किचन काम देगा। परंतु ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इट इज 50% ओनली। 100% जब किचन आपके ईस्ट के अंदर प्लेटफॉर्म हो गए। अभी यहाँ पे मैं एक और बात बोल देता हूं कि हम देखो खुद ही हम खुद ही वास्तु के अंदर वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। प्राचीन समय के अंदर ऐसी प्रथा थी कि नीचू बैठ के स्त्रियां काम करती थी, नीचू बैठ के चूल्हा फूकती थी, उसके लिए उसको अस्थमा की बीमारी नहीं होती थी। परंतु आज मैक्सिमम देखा गया है कि नियर अबाउट 60% लेडीजों को अस्थमा की बीमारी है और नी के प्रॉब्लम है। क्यों नी के प्रॉब्लम है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिविल इंजीनियर ले लो, आर्किटेक्ट ले लो, इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से ले लो, तो किचन की जो प्लेटफॉर्म की हाइट है ज्यादा से ज्यादा 33 इंच रखते हैं ये लोग, ज्यादा से ज्यादा 33 इंच रखते हैं। अभी समझो 33 इंच की हाइट है और दीपिका पादुकोण जैसी बहू है मेरी, तो उसको एकदम झुक के रोटी बेलनी पड़ेगी, उसको एकदम झुक के ऐसे रोटी बेलनी पड़ेगी। तो झुक के रोटी बेलेगी तो उसकी कमर के दर्द बढ़ जाएंगे। अगर अगर वो छोटी है, बुटकी है, तो उसको या तो ऐसे ऊपर करके रोटी बेलनी पड़ेगी या तो नीचे पाटला रख के रोटी बेलनी पड़ेगी, जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, यानी उसको नी के प्रॉब्लम होने लगेंगे। पहले के जमाने में जब नीचू बैठ के स्त्रियां काम करती थी तो 25 बार उठती थी, बैठती थी, लेती थी, चूल्हा फूकती थी। और यहाँ पे तो अभी हमें रेडीमेड गैस के चूल्हे मिल गए हैं जिसमें से हाँ, जो रेडीमेड गैस के चूल्हे मिल गए हैं जिसका हम बटन चालू करें और सीधा गैस आ गया और हमने खाना पकाना चालू किया। लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी एक टाइप का कार्बन उत्पन्न करती है, और प्राचीन समय में हम गाय के गोबर से जो लिपा हुआ जो छान आता था उसका जो हम उसको जला के हम खाना पकाते थे, कोयले से खाना पकाते थे। परंतु उसमें से जो वायु का प्रदूषण हम नहीं कह सकते हैं, उसमें से जो वायु निकलती थी वो आजू बाजू की हवा को शुद्ध करती थी। परंतु आज जो गैस निकलता है वो एक प्रकार का कार्बन पैदा करता है। तो एक प्रकार का कार्बन पैदा करता है। तो मेरे घर के अंदर किचन कहाँ होना चाहिए? तो ये मैंने जो दो स्थान बता दिए
वो बता दिया। फिर अभी हम आते हैं कि मेरे घर में बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, तो कि बच्चों का बेडरूम यहां होना चाहिए, ये चाइल्ड का बेडरूम है। फिर ये न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम है। फिर ये जो बेडरूम है, यहां पे मंगल ग्रह का आधिपत्य है। ये जो बेडरूम है, ये जो बेडरूम है, वो बेडरूम किसका होना चाहिए, तो कि हमारे घर के अंदर जो व्यक्ति अपने पूरे घर का कारोबार संभालते हैं, बजट बनाते हैं, उसका बेडरूम यहां होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति को मैं ये बेडरूम दे दूं, अगर ये व्यक्ति को मैं ये बेडरूम दे दूं, तो यहां पे राहु जैसे ग्रह का आधिपत्य है, यहां पे राहु जैसे ग्रह का आधिपत्य है। तो ये बंदा क्या करेगा, पूरे घर का कारोबार तो संभालेगा। मैंने उसको 50,000 रुपया दिया है, 10,000 वो जेब में डाल देगा, अपनी मौज मजा के लिए रखेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि भाई रात को वो भाई साहब बियर बार में बैठे हैं, डांस बार में बैठे हैं और ऐसे ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, घर का जो मुख्य व्यक्ति कारोबार संभालता है, उसको हमेशा ये स्थान दो, ये स्थान मत दो, सेकंड नंबर पे ये स्थान दो उसको। और अभी बात, जब हम देखते हैं कि किसी किसी को सिर्फ कन्या रत्न ही पैदा होते हैं, तो कन्या रत्न पैदा होने का, जैसे कि अभी ये न्यूली मैरिड कपल है, मैंने यहां पे सुला दिया उसको, समझो यहां पे सुला दिया न्यूली मैरिड कपल को, मैंने यहां पे सुला दिया। तो यहाँ पे कौन से ग्रह का आधिपत्य है, तो कि यहाँ पे गुरु ग्रह का आधिपत्य है। गुरु यानी क्या, यानी बहुत यानी मीठी मीठी बातें करना, एक दूसरे को सलाह मशवरा देना, ऐसी ऐसी बातों करना। प्लस यहाँ पे अगर समझो पीला कलर है, यानी गुरु का कलर है क्रीम कलर है, अगर क्रीम कलर है तो मैं आपको 100% लिख के दूंगा कि यहाँ पे जो सोता होगा, यानी जो कपल सोएगी, उसको लड़कियां ही होगी, लड़के नहीं होंगे। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई लड़के के लिए, तो उनको भी लड़के होंगे, तो वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, या तो अल्प आयु वाले बच्चे पैदा होंगे। यहाँ पे एक ध्यान रखो, मेरा जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होना चाहिए, वी दिशा नहीं होना। वी दिशा का मतलब है डायगनल। डायगनल वास्तु भी देखो, जीवन के अंदर डायगनल वास्तु है ना, जरा भी अच्छा नहीं माना गया है। फिर ऐसे टी जंक्शन पे आता हुआ, वाई जंक्शन पे आता हुआ वास्तु अच्छा नहीं माना गया है। रोड जहां एंड होता है वहां वास्तु है तो अच्छा नहीं माना गया है। मेरे घर के बराबर सामने रोड आता है और मेरे घर के सामने ही रोड एंड होता है, वो वास्तु अच्छा नहीं माना गया है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसा वास्तु है तो वो दूषित वास्तु है और उसे हमें रेमेडीज करके सुधारना चाहिए, अगर ऐसे वास्तु मेरे है तो यहाँ पे अगर मैं सुलाता हूं, तो मैंने कहा अल्प आयु। और ये डायगोनल जो मैं बोल रहा हूं, और डायगोनल यानी वी दिशा जो वास्तु है, वो वी दिशा वास्तु के अंदर आपको 6 महीना बहुत ही प्रगति देखने को मिलेगी, और 6 महीने के अंदर आपको धीरे धीरे आपका फॉल डाउन देखने को मिलेगा। 6 महीने के अंदर आपको धीरे धीरे फॉल डाउन देखने को मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, डायगोनल वास्तु होवे तो उसका बहुत ही अच्छी तरह वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करके उसका निवारण करवा लेना, नहीं तो आप हर 6-6 महीने में सब चीज बदलते रहोगे, हर 6-6 महीने में। हाँ? हर 6 महीने में आप हर चीज बदलते रहोगे। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एक्चुअली किसको सुलाना चाहिए, तो यहाँ पे किसी को नहीं सुलाना चाहिए, यहाँ पे किसी को नहीं सुलाना चाहिए, यहाँ पे किसी को नहीं सुलाना चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल पर्सन, यानी एक बुजुर्ग जो जिसकी पत्नी मर गई हो, या तो एक स्त्री यानी एक वृद्ध स्त्री जिसका पति मर गया हो, उसको हम यहां सुला सकते हैं। फिर बच्चे को और कहां सुला सकते हैं, तो कि अंडर द एज ऑफ 12 यहां पे। और यहां पे कौन है, तो यहां पे गेस्ट, मेरे घर के गेस्ट रूम। फिर ये भी गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम कभी भी मत देना, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अगर यहां पर आपने गेस्ट को सुलाया तो आपको 100% वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाएगा, 100% पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवाएगा। यानी यहाँ पे कभी भी गेस्ट रूम नहीं होना चाहिए। गेस्ट रूम इज दिस एंड दिस।
अगर यहाँ पे आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सुलाते हो तो एक ध्यान रख लेना, उस व्यक्ति की अपनी पांचों इंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो कहेगा कि मैं मंदिर जा रहा हूं, परंतु वो बंदा आपको सुबह सुबह मंदिर जाते हुए नहीं मिलेगा। वो बंदा जहां कन्या और स्त्री ज्यादा होगी, और स्त्री होगी तो जहां पुरुष ज्यादा होंगे, ऐसे स्थानों में आपको ये लोग मिलेंगे। ऐसे स्थानों में ये लोग आपको मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सुलाते हैं तो बी अलर्ट। यहाँ पे अगर मैंने किसी को सुलाया है तो उसका उपद्रव बढ़ जाएगा, यानी गुस्सा बढ़ जाएगा, आक्रामकता। अगर आपके घर में कोई बच्चा आए और यहां से वहां जंप मारे, तो आप उसको सीधा पूछ लो कि भाई आपके घर में आप अग्नि कोने में सुलाते हो क्या बच्चे को, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सुलाते हो क्या? तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सोया हुआ बच्चा घर के अंदर बहुत ही उत्पात मचाएगा। यहाँ पे आप न्यूली मैरिड कपल को भी सुला सकते हो, या तो और कोई कपल है उसको सुला सकते हो। यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुध ग्रह का आधिपत्य है, और बुध ग्रह है नपुंसक ग्रह है, और ये आपको क्या विचार देगा, तो कि आपके मन के अंदर सन्यास की भावना जगाएगा, सन्यास की भावना जगाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप बेडरूम की रचना करते हो तो बेडरूम की रचना इस तरह करो कि आपको उसके अंदर सोने से एकदम सुकून मिले, शांति मिले। ये तो मैंने सिर्फ कहाँ सोना है ये बताया हुआ है, लेकिन किस तरह मस्तक रखकर सोना है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस है कि मेरा साउथ में मस्तक होना चाहिए। दूसरा मेरा प्रेफरेंस है कि वेस्ट में मेरा मस्तक होना चाहिए, और तीसरा मेरा है ईस्ट में। लेकिन नॉर्थ में कभी भी मस्तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये सर है ये नॉर्थ पोल है, और हम नॉर्थ में सर रखकर सोते हैं। तो नॉर्थ पोल, आप चुंबक को देखते होगे, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो डी अट्रैक्ट करेंगे, यानी आपको बीपी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, यानी आपको बीपी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी नॉर्थ में सर रखकर मत सोइए। परंतु यहाँ पे शास्त्र के अंदर राशियों के अनुसार हम अपना सर रख सकते हैं। तो कैसे? तो कि यहाँ पे है तो कि 1, 5, 9, यानी मेष, सिंह और धनु राशि वाले सर रखकर सो सकते हैं। यहाँ पे 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले सर रखकर सो सकते हैं। यहाँ पे 3, 7, 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। फिर यहाँ पे है 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले सर रखकर सो सकते हैं। यानी डायरेक्ट, यानी राशियों के हिसाब से हमें किस जगह सर रखकर सोना चाहिए, ये भी हमारे शास्त्र के अंदर दिया हुआ है। वास्तु पुरुष नो लो फोटो रखो ने। यहाँ पे मैं अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्व रखता है हमारे वास्तु के अंदर, कि हमारे वास्तु के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान कौन से, इंपॉर्टेंट स्थान कौन से हमारे वास्तु के अंदर। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो रखी हुई है। यहाँ पर ये वास्तु पुरुष की फोटो है। वास्तु पुरुष यानी जहां पे मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा है, यानी जहां नॉर्थ ईस्ट लिखा है यानी वो ईशान कोना है। नॉर्थ ईस्ट है, वो ईशान कोना है। और वास्तु पुरुष के जो पैर आ रहे हैं, जरा ऊपर लियो ना, साउथ वेस्ट है। हाँ, जो वास्तु पुरुष के पैर आ रहे हैं वो साउथ वेस्ट कोना है, यानी ऊपर जो साउथ ईस्ट है बराबर उसके नीचे साउथ वेस्ट कोना है, नॉर्थ ईस्ट है बराबर उसके नीचे नॉर्थ वेस्ट कोना है। यहां पर जो मैंने ये कलर कलर के राउंड किए हैं, दैट इज द सेंसिटिव पार्ट, यानी हमारे शरीर के अंदर की 7 ग्लैंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 ग्लैंड,
और 7 चक्र जो स्वर ज्ञान के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं, उनके ये 7 चक्र है। यानी मेरे वास्तु के अंदर, हाँ, हमारे वास्तु के अंदर ये 1, ये 2 और ये 3 भाग बहुत ही महत्व रखते हैं, बहुत ही महत्व रखते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। ये जो यहाँ पे सर के ऊपर आपको जो यानी पर्पल कलर दिख रहा है, वो हमारी पिट्यूटरी, और उसके नीचे जो ब्लू कलर है वो पिनियल ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हमारे शरीर का राजा कह सकते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, और ये पिनियल ग्लैंड उस कंट्रोल में उसको मदद करती है। और नीचे रेक्टम यानी गुदा द्वार, जहां से हमारा टॉयलेट बाहर निकलता है, वहां पे मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है, और ऊपर जो पर्पल कलर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है, मूलाधार यानी सहस्त्राधार और मूलाधार चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज है, अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज है, तो ये डैमेज कैसे होगी? तो कि मैं मेरे घर के अंदर, ये ईस्ट के अंदर मैंने बहुत हैवी वजन रख दिया है, ये ईस्ट के अंदर मैंने बहुत ही वजन वाली चीजें रख दी है, हेवी चीजें रख दी है। तो ये हेवी चीजें रखने के कारण मेरी वास्तु पुरुष का मस्तक दब रहा है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी दब रही है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड दब रही है, तो उस बच्चे की, यानी आपके घर के अंदर जो बच्चा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। स्त्रियों के अंदर, यानी लड़कियां, कवारी लड़की है, तो उसके पीरियड के अंदर हार्मोनल चेंजेस पाए जाएंगे। यानी छोटी उम्र के अंदर वो उसको मूछ के बाल भी उगने लगेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियों को मूछ के बाल उगते हैं, तो ये हार्मोनल चेंज पाए जाएंगे। बच्चे लोगों को छोटी उम्र में चश्मे आने लगेंगे। तो दिस इज द ग्लैंड। हमारे जीवन के अंदर ये 7 ग्लैंड का बहुत ही महत्व रहा है। अगर ये 7 ग्लैंड हम कंट्रोल करें, हमारे वास्तु को कंट्रोल करे, तो अति उत्तम है। प्लस यहाँ पे आप देखा था कि वास्तु पुरुष के यहाँ पे नी यानी गोठन आ रहे हैं, और यहाँ पे कोनी आ रही है, तो ये स्थान पर वजन है, तो नी ट्रांसप्लांट करने के भी चांस बढ़ जाएंगे घर के अंदर। नी ट्रांसप्लांट करने के भी चांस बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, घर का अगर हम वास्तु करते हैं, तो 81 पद यानी 81 पद के वास्तु को हमें अप्लाई करना चाहिए। और जब हम हमारे घर का रिनोवेशन करते हैं, तो हमें 49 पद के वास्तु को अप्लाई करना चाहिए। प्लस जिनकी कुंडली के अंदर, पहले खाने के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर यदि शनि जैसा ग्रह स्थित हो, यदि शनि जैसा ग्रह स्थित हो, तो उस व्यक्ति को अपना रिनोवेशन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने घर का रिनोवेशन नहीं करना चाहिए। वो लोग वैदिक नहीं। अब मेरा टाइम यहाँ समाप्त हो रहा है, मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।